हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट रहने वाला है वो बताने की कोशिश करूंगा, स्पेशली प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से कि प्री में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। और ये जो भी एनालिसिस है हम आपको जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस स्लाइड में एडमिशन के बारे में डिटेल में मेंशन की गई है। तो आप अगर एक्जिया आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशनल या फिर क्रैश कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको regular test for pre and mains including answer writing across all the GS paper including essay paper। तो इसी के साथ जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे उसका कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और जो भी क्लासेस की जाएंगी वो आपके हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रहेगा स्पेशली फॉर जो ऑफलाइन स्टूडेंट है। तो बाकी एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो काफ़ी आर्टिकल आज लिए गए हैं और इसमें स्पेशली आपके जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इशू है उसको लेके आज ज़्यादा आर्टिकल हमने पिक किया है फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ। तो टीचिंग जो आर्टिकल है उसका हेडलाइन है टीचिंग चिल्ड्रन टू ईट वेल मस्ट बिगिन इन स्कूल। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जो स्कूलिंग होती है उससे बच्चों का जो फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। तो अभी फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट या रोल रहता है आपका फूड का। तो फूड के लिए अभी क्या है, जो हमारे स्टूडेंट है स्कूल लेवल पे उनको फूड लिटरेसी देना बहुत ज़रूरी है। फूड लिटरेसी का मतलब हो गया कि आपके फूड को कैसे खाना है, कौन से फूड को खाना है, कौन से समय पे खाना है, कौन सा फूड न्यूट्रिशियस है, किससे हमें हेल्दी आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त हो सकती है, इंक्लूडिंग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, अदर डिफरेंट मिनरल्स हो। तो अभी इसके लिए क्या है, इसमें ये सुझाव दिया गया है कि हमें अभी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कि 1000 डेज में जो एक पालन स्कीम है उसके तहत 1000 डेज के जो बच्चे रहेंगे उसके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स में ध्यान दिया गया है। लेकिन अभी सिर्फ 1000 डे का में अगर ध्यान देंगे तो उससे पूरा नहीं होगा, क्योंकि 1000 डे में अगर आप देखें तो लगभग 3 साल इसमें आता है। तो 3 साल के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल अर्थात आपके आंगनवाड़ी में हो या फिर आपके प्राइमरी लेवल में हो, तो उनको आपके चाइल्डहुड लेवल से लेके एडोलसेंट एज तक एटलीस्ट जो फूड का आपका लिटरेसी है वो देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है मैक्सिमम टाइम जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्कूल में पार करते हैं। तो इसीलिए क्या है, स्कूल में आपके करिकुलम में फूड लिटरेसी के बारे में जिक्र करना, देन अगेन जो टीचर्स है उनको ट्रेन करना अबाउट फूड लिटरेसी, ताकि स्टूडेंट्स को फूड के बारे में ज्ञान दिया जा सके। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके आज के समय पे हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देख रहे हैं वो चाहे आपके हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर हो या फिर अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो, तो उसका मेन रीजन क्या है? एक तो आपका सबसे बड़ा रीजन हो गया फूड और बाकी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल में देती है उससे उनको आपका फिजिकल लिटरेचर जो है या फिर लिटरेसी है वो दिया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ क्या है, आपका जो फूड लिटरेसी है वो देना ज़रूरी है, ताकि न्यूट्रिशनल जस्टिस एंड फूड जस्टिस को इंश्योर किया जा सके अमंग दी चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन ही देश का भविष्य है। तो अगर चिल्ड्रन को हम फूड लिटरेसी के बारे में नहीं सिखाएंगे तो उससे क्या होगी, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है जो देश को संभालने जा रही है, तो उनका हेल्थ अगर ठीक नहीं रहा तो इससे क्या है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक हेल्दी इंसान ही प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकता है।
तो इसीलिए ये आर्टिकल स्पेशली आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे ध्यान देता है। तो अभी बाकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेके आपको पता ही है कि डिफरेंट तरह के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। तो उसके तहत अभी क्या है, आपके जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या फिर आपके पोषण अभियान हो या फिर आंगनवाड़ी का ICDS प्रोग्राम हो, तो ये सभी स्कीम है। लेकिन इसके उपरांत भी क्या करना है, स्कूल लेवल में करिकुलम में फूड लिटरेसी को इंक्लूड करना जरूरी रहेगा। तो यही सभी चीजें हमें इस आर्टिकल से जानने को मिलती है। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली आपके जो देश में जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है, जो हिडन हंगर है, उसको दूर करने में। फिर इसको हेल्थ से भी लिंक कर सकते हैं कि जो आपके डिफरेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ताकि वो अपकमिंग जनरेशन में ना रहे और जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है वो हेल्दी रहे और प्रोडक्टिव रहे। तो उसके लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। और इसके साथ और भी इसमें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल करंट पॉलिसी सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो NEP लिया गया है। तो NEP के तहत हम क्या कर सकते हैं, आपके फूड लिटरेसी का करिकुलम को इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो वो ईट राइट गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है फॉर स्कूल। इवन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है टीचर्स के लिए वो भी कंडक्ट करवा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, एक आपका नेशनल स्कूल फूड लिटरेसी मिशन को जारी रखना, शुरू करना जरूरी है। और जो राइट टू एजुकेशन हमारा एक्ट है 2009 का, उसको भी अमेंड करके राइट टू न्यूट्रिशनल लिटरेसी आना चाहिए, ताकि हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। ध्यान रखिएगा, काफी आपका एक इंसाइटफुल आर्टिकल है ये। ओके, तो सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ इसका समरी या जिस्ट बता रहा हूं, तो बाकी इसको आप एक बार अपने ओर से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, एन अनहैप्पी कन्वर्सेशन कंटिन्यूस। तो ये कौन सा अनहैप्पी कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो पिक्चर है इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में जुडिशरी को दिखाया गया है और राइट हैंड साइड में एग्जीक्यूटिव को दर्शाया गया है। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया था तमिलनाडु जो गवर्नर के केस में, जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया था, तो उसी के लिहाज में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। और इसमें ये चीजें दर्शाई गई है कि जो जुडिशरी है और जुडिशरी का जो पावर है, जुडिशियल एक्टिविज्म का हो, जुडिशियल रिव्यू का हो, या फिर यूजिंग ऑफ आर्टिकल 142 फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो इसमें अभी क्या है, जब आपके एग्जीक्यूटिव वेकम छोड़ते हैं, ओके, एग्जीक्यूटिव इन एक्शन में रहते हैं, तो जो जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा लेती है। और कंटिन्यूअसली क्या है, एक आपका कंफ्लिक्ट बना रहता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो फ्रिक्शन है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपका अनहेल्दी नहीं है, ये एक साइन है हेल्दी डेमोक्रेसी का, कि आपके एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना जरूरी है। डिबेट डिस्कशन का होना, कंस्ट्रक्टिव डिबेट का होना, जस्टिफाइड डिबेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस लिहाज से क्या है, जो आपका एक फ्रिक्शन है, एक घर्षण है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो एक आपके जिंदा डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, एक लिविंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो पास्ट में हमने इन दिनों में ही एक आर्टिकल देखा था कि जुडिशरी ने अभी भी जो लक्ष्मण रेखा है उसको नहीं लांघा है, वो अपने जो जुडिशरी का जो दायरा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसी के अंडर रह के काम कर रही है। तो इससे क्या है, अभी एक अंदाजा लगता है कि आने वाले समय पे आपके जो चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पार्लियामेंट्री हमारे देश में सोवरेन है, नो डाउट, लेकिन उनको क्या करना है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है उसके अंदर ही काम करना है। और अगर वो काम नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है या फिर इनएक्शन में रहती है, तो जुडिशरी क्या कर सकता है, आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो पावर है उसको चेक कर सकता है। तो यही तो है डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल। ओके,
जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेज है। तो यही सभी चीजें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्पेशली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो अभी आर्टिकल 142 क्या है, ये चीजें प्रीलिम्स में पूछने की संभावनाएं रहती है। और मेंस में क्या है, जब जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में डिस्कस होगा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस करना होगा आपको मेंस क्वेश्चन में, तब आपको आर्टिकल 142, आर्टिकल 13, जिसमें आपका जुडिशियल एक्टिविज्म इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 32, देन आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी रहेंगी। तो अभी हाल ही में आप देख सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है आर्टिकल 142 को और जुडिशरी का रोल को, और इवन इसको न्यूक्लियर मिसाइल के साथ भी कंपेयर किया है कि ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल का हमला है। तो बाकी ये सभी चीजें पॉलिटिकल है, तो ये चीजें हमें एग्जाम में मेंशन नहीं करनी है। बाकी जो फ्रिक्शन है उसको हमें क्या करना है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखना है, उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी है कि एक आपके लिविंग डेमोक्रेसी में ये सभी चीजें नॉर्मल है और ये डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट को ही दर्शा रही है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी को ही दर्शा रही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो ये क्वेश्चंस ये इस टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकती है। ओके, बाकी रिकमेंडेशंस में आप देख सकते हैं कि क्या मेजर लिया जा सकता है, क्या विजन हो सकता है बियॉन्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सही है, लेकिन जितना कम फ्रिक्शन हो, दोनों तीनों पार्टी जो है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट की तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इन तीनों ही ऑर्गन को क्या करना है, अपने जो जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेटअप किया हुआ, उसके विद इन रह के इनको काम करना जरूरी रहेगा। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है ऑन द नेचर ऑफ वायलेंस। तो जो हिंसा होती है उसका नेचर कैसे डेवलप हुआ है। वायलेंस आपके आप अगर प्री हिस्टोरिक समय से देखें, जब लोग आपके हंटर गैदरर थे, तो उस समय से लेके आज के सिविलाइज्ड सोसाइटी में, आज के मॉडर्न सोसाइटी में जो वायलेंस है वो कैसे डेवलप हुआ है, उसके बारे में ये आर्टिकल जिक्र करता है। तो इसमें ये चीजें दर्शाई गई है कि आपके जब प्री हिस्ट्री टाइम था, जब आपके इंसान हंटर गैदरर हुआ करते थे, उस समय जो वायलेंस था इंसानों के बीच वो बहुत ही मिनिमल लेवल पे था। और वायलेंस का सर्ज या फिर जो नेचर ऑफ वायलेंस है उसका सर्ज कब से हुआ, जब आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इसमें एक आपके पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उनका नाम है आपका ज़िया जाक रूसो। ओके, तो इन शॉर्ट हम रूसो भी बुला सकते हैं। तो जो रूसो ने जो आइडिया दिया था कि जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ने लगी, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर आने लगी, तब से क्या है, माइन एंड फाइन का कॉन्सेप्ट आया, मेरा और तेरा। तो लोग अभी एग्रीकल्चर करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड्स को एक्वायर करेंगे और उसमें आपका सीमा बांधेंगे उसमें। ओके, तो सीमा को लेके लोगों के बीच में झगड़े होंगे। तो जब हंटर गैदरर थे तब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब कोई रिसोर्स क्रंचेस भी नहीं थी, रिसोर्स को लेके कोई फाइट भी नहीं था। लोग बस आपका कैसे जी सकते हैं खा के, उसी में व्यस्त थे। और इंसान तब क्या थे, आपके नेचुरली आपके अच्छे थे, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे या फिर वायलेंस नहीं करते थे, बस जो एनिमल्स को मारना है, खाना है, बस उतना ही था। इंसानों के बीच में जो वायलेंस का आपका जो इंटेंसिटी था वो एकदम कम था, ना के बराबर था। लेकिन एग्रीकल्चर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो लोगों के बीच में क्या हुई, माइन एंड थाइन का कॉन्सेप्ट आया, मेरा तेरा। तब से लोग रिसोर्स को लेके झगड़ने लगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जब कैपिटलिज्म आया, जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, तो उसके बाद क्या है, रिसोर्स एक्वायर करने के लिए कॉलोनियलिज्म का एक्सपेंशन हुआ, इंपेरियलिज्म का एक्सपेंशन हुआ। और उसके तहत क्या हुआ, जो इंपेरियल पावर थी, जो कॉलोनियल पावर थी, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट रीजन में जाके वायलेंस किया, फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपका उनको जैसे आप देख सकते हैं जलियन वाला बाग मासाकर में कि कैसे लोगों को मारा गया, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन कि आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो वो जो एक्सप्लॉइटेशन जब से आया ना, जब से रिसोर्स का कॉन्सेप्ट आया, तभी से क्या है, वायलेंस का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज के समय पे आप देखें तो आपका
वायलेंस को इवन क्या किया जाता है, आइडियलाइज भी किया गया है। आइडियोलॉजी के नाम पे आप देश हो या कम्युनिटी हो, वो क्या कर रही है, लड़ रही है, एक दूसरे को मार रही है, और उसमें कोई संकोच भी नहीं है। तो ह्यूमैनिटी क्या है, स्टेक पे आ गई है। जो नेचर ऑफ वायलेंस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं कि इंसानों के अंदर जो इतना वायलेंस का जो टेंडेंसी है वो कैसे बढ़ा रिसोर्सेस को लेके। ओके, तो इसका स्टार्टिंग हुआ फार्मिंग से लेके, और आज के समय पे ये सिर्फ रिसोर्स में ही नहीं बढ़ता हुआ है जो वायलेंस है, इसमें अभी आइडियोलॉजी, पॉलिटिसाइजेशन, ये सभी चीजें वर्क कर रही है। तो इसी में अब क्या है, टेररिज्म जैसे एक्ट को भी इससे जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे अभी आइडियोलॉजी के नाम पे, फंडामेंटलिज्म के नाम पे, पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल पावर के नाम पे, आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पे वायलेंस स्प्रेड हो रहा है, और लोगों का फिक्र नहीं कर रहे हैं। लोगों का मन जो है वो एक कह सकते हैं कि डिह्यूमनाइज हो गया है, कि वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन किसी भी लेवल पे क्या है, वायलेंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जब वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं तो ये क्या करता है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाता है, वो चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश हो। ओके, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। वो चाहे आपका मिडिल ईस्ट में जो अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, ओके, और बाकी जो ब्रूटल टेररिस्ट अटैक देख रहे हैं, ये सभी चीजें हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। ये इन जनरल ये आर्टिकल बात करता है अबाउट नेचर ऑफ वायलेंस एंड ह्यूमन नेचर। ओके, अगला आर्टिकल बात करता है टुगेदर अगेंस्ट टेरर, पीपल ऑफ कश्मीर मस्ट स्टैंड विथ गवर्नमेंट इन दिस डिफिकल्ट आवर, दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म टेस्ट। तो इसमें अभी आपका पोस्ट पहलगाम अटैक बहुत सारी डिफरेंट आर्टिकल आई है, जिसमें ये चर्चा किया जा रहा है कि पूरे देश को मिलके टेररिज्म के अगेंस्ट खिलाफ खड़ा होना है, और कोई भी आपका कम्युनल जो डिवीजन है, जो रिफ्ट है, वो नहीं लाना है। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप ने ये हमला किया है। तो अभी क्या है, पाकिस्तान का इसमें क्या हो सकता है, ये पाकिस्तान की एक टैक्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि आपका अभी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर रीजन में क्या है, आपकी पीस आई है। जो पुराने इंसिडेंट है टेररिज्म के, वो बहुत हद तक कम हुए हैं, और उसमें टेररिज्म फ्लोरिश हो टूरिज्म फ्लोरिश हो रहा है, फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्लोरिश हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपका काउंटर करने के लिए ये पाकिस्तान का या फिर उसके वहाँ पे जो आपके पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, उनका एक एजेंडा है कि देश के अंदर एक इंस्टेबिलिटी हो, कम्युनल डिसहार्मोनी बनी रहे, ताकि हम अपना जो अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं वो हम खो दें। तो इसीलिए क्या करना है, इसमें अभी हमें बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से गवर्नमेंट को भी, एज वेल एज सिविल सोसाइटी को भी, और कॉमन पॉपुलेशन को भी इसके अगेंस्ट खड़ा होना है, और बिना कोई आपके डिवीजन के देश को इस समय पे एक रहना है, ताकि हम क्या कर सके, जो आपका नैरेटिव पाकिस्तान शेप करना चाह रहा है अगेंस्ट इंडिया, और जो हमारे सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, उसके अगेंस्ट हम खड़े रहें, ताकि हम क्या कर सके, जो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके खिलाफ एक गुट होके लड़ सके। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि अभी इसमें स्टेरियोटाइपिंग करना या फिर एलिनिएट करना कश्मीर सिविलियन को सही नहीं रहेगा। इसको अवॉइड करने के बारे में कहा गया है इस आर्टिकल में, और जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ओके, तो हमें ऐसा नहीं है एक्शन नहीं लेना, एक्शन तो लेना है, लेकिन देश का जो आपका यूनिटी है उसको ब्रेक करके नहीं। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हमारा जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाए। ओके, और अगर यूनिटी ब्रेक हुई, कम्युनल टेंशन्स अगर देश में हमारे फैलने लगी, वायलेंस अगर होने लगी एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उससे क्या होगा, हमारी जो डेवलपमेंट हमने अचीव की है वो आपकी स्टेक पे आ जाएगी, और हम अभी जो विकसित भारत बनने का हमारा गोल है वो भी स्टेक पे आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें बहुत ही सोच समझ के जो भी चीज़ें जो भी काम करनी है वो डिसाइड करना होगा। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके,
तो बाकी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो चाहे आपके लश्कर ए तोयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो या फिर टीआरएफ हो या फिर पीएएफ हो, तो ये सभी क्या करना चाहते हैं, इंडिया का जो इनका तो पूरा एजेंडा ही है कि इंडिया के अगेंस्ट में जाना। इंडिया का जो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा आपका मल्टीकल्चरलिज्म है, उनके अगेंस्ट वर्क करना, तो उसको हमें नहीं होने देना है। स्पेशली जो पीपल है, देश के जो सिटीजन है, उनको इसका दायित्व उठाना होगा कि ये जो मंसूबे हैं ये कामयाब ना हो पाए। तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हर पॉइंट है उसमें हर चीजें डिस्कस की गई है। तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया, तो उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर रीजन में स्टेबिलिटी आई है। फिर आपका जो राइट टू इक्वालिटी है उसको हमने इंश्योर किया है, क्योंकि पहले आपके सेंट्रल जो लॉज थे, जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी, वो आपकी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती थी जम्मू कश्मीर में बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो उसको हटा के हम जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना चाहते हैं, राइट टू इक्वालिटी को लाना चाहते हैं। तो अभी क्या है, आपका जो देश के अंदर अगर हम कम्युनिटी से लड़ेंगे तो उससे क्या है, इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल वायलेट होगा। ओके, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या फिर जो प्रॉक्सी वार है बाय पाकिस्तान, उसको हमें समझना है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के देश में उनके बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है। उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मिलिट्री के अगेंस्ट जो सिविलियन पॉपुलेशन राइज कर रही है, तो उसको अभी उसको काउंटर करने के लिए अभी पाकिस्तान क्या करेगा, भारत के ऊपर हमला कर दो, प्रॉक्सी वॉर करो, तो उससे क्या है, पाकिस्तान में जो उनका एक आपका सिविलियन पॉपुलेशन है वो एकजुट हो जाएंगे, जो एकजुट हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, तो उसको नहीं होने देना है हमें। और जो आपका पाकिस्तान में इंटरनल रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सिविलियन गवर्नमेंट एंड आर्मी, उसको बरकरार रहने देना है। तो उसके लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। और इसी के उपरांत हम जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें प्रेशर बनवाना है ऑन पाकिस्तान। तो ये हम इंटरनेशनल लेवल में कर सकते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, जो ऑलरेडी हम सफल रहे हैं पाकिस्तान को साइडलाइन करने में, वो चाहे सार्क में साइडलाइन करना हो या फिर वेस्ट एशिया में साइडलाइन करना हो। तो ये सभी चीजें हमें करनी जरूरी रहेंगी, कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट पोप फ्रांसिस के बारे में। तो हाल ही में इनका देहांत हो गया है। तो इसमें ये आर्टिकल ये कहता है कि पोप फ्रांसिस से उनसे पाकिस्तान क्या सीख ले सकता है। तो अभी पोप फ्रांसिस जो थे, उन्होंने क्या किया था, आपके जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उसके अगेंस्ट काम किया है, इंटरनल करेक्शन के ऊपर काम किया है और ह्यूमैनिटी के बारे में उन्होंने बतलाया है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये चीजें कही जा रही है कि एक जो रिलीजन है, रिलीजन में जो ऑर्थोडॉक्सी है, वो चाहे कोई भी रिलीजन हो, अपने ऑर्थोडॉक्सी को छोड़ना होगा और रिफॉर्म करना होगा अंदर से। तो इसमें कहा गया है कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन इज द ओनली ड्यूरेबल वे टू सिविलाइज फेथ। तो फेथ को सिविलाइज करना होगा हमें, जो पुरानी बातें हैं उनको रिफॉर्म करनी होंगी, ताकि हम यूनिटी को फॉस्टर कर सके, स्ट्रेंथन कर सके नेशनल कोहिजन को। और इसमें क्या है, अगर आपका जो रिफॉर्म लाना है रिलीजन के अंदर, वो उसी रिलीजन के अंदर कोई टॉल लीडर ही रिफॉर्म कर सकता है, ये बाहर से नहीं आएगा। जो रिलीजन के जो हेड है, जो बॉस है, जो रिप्रेजेंट करते हैं उस रिलीजन को, उनको इसमें खासा रोल प्ले करना होगा, ताकि जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको हटा के आपके ह्यूमैनिटी को, यूनिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जा सके। और इसमें क्या है, पोप फ्रांसिस साहब से पाकिस्तान को लेसन लेनी चाहिए कि जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको छोड़े और अपने देश के लिए काम करे, ना कि दूसरे देशों के डेवलपमेंट पे बाधा डाले, ना कि दूसरे देशों की यूनिटी को तोड़े। तो वही सभी चीजें इसमें कही गई है। अगर ऐसा रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के खिलाफ अभी तो आ ही रही है और ज्यादा ये बढ़ेगा। तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसीलिए क्या है, आपको जो रिलीजन का जो ट्रू वर्च्यू है उसको वापस लाना जरूरी है।
तो देश के खिलाफ आपका वार छेड़ना, उनके इनोसेंट पॉपुलेशन को मारना बाय प्रॉक्सी वार, तो ये सभी चीजें क्या है, कोई रिलीजन नहीं बताता है। और अगर रिलीजन के जरिए कोई इसको इंटरप्रेट कर रहा है तो ये रिलीजन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। और जो ऑर्थोडॉक्सी डाल रहा है लोगों के या पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, उस ऑर्थोडॉक्सी को रिमूव करना जरूरी है, रिफॉर्म करना जरूरी है बाय द रिलीजियस लीडर विद इन द पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, तो इसमें पोप फ्रांसिस साहब का भी अगर रोल देखे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो आपके डिफरेंट जो आउटडेटेड नॉर्म्स थे, जो ऑर्थोडॉक्सी थी, उनके रिफॉर्म में उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। तो उसी को इससे जोड़ के देखा गया है। तो आप मेंस में क्या कर सकते हैं, इन चीजों को जोड़ के देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन हो, उसके अंदर रिफॉर्म लाना जरूरी है। उसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल है, जो अभी आज के समय पे अनजस्टिफाइड है, इनह्यूमन है, उसको रिफॉर्म करना जरूरी रहेगा। वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि इंडिया को क्या करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपके कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके 2000 में, फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर 2002 में फिर मुंबई अटैक हुआ, 2008 में उरी अटैक हुआ, 2016 में पुलवामा अटैक, 2019 में, और हाल ही में हम पुलवामा आपके पहलगाम में अटैक देख सकते हैं। तो इन सभी के अगेंस्ट हमें लड़ने के लिए हमें रिएक्टिव पॉलिसी की जगह हमें प्रोएक्टिव पॉलिसी लेना होगा, जो हमने कल डिस्कस किया था कि पहला तो हमारा जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकना होगा, फिर हमारा जो आपका बॉर्डर सर्विलेंस है उसको और स्ट्रेंथन करना होगा, और फिर हमारा जो इंटेलिजेंस है, अभी इसमें क्या है, इंटेलिजेंस फेलियर भी देखी गई है, तो उसको, इन सभी चीजों में हमें वर्क करनी होगी। स्ट्रक्चरल चीजों में जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं उसमें वर्क करनी होगी, ताकि हम इन फ्यूचर ऐसे जो अटैक है उसको काउंटर कर सके, उसको होने से रोक सके। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें क्या करना है, हर पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीजें क्या है, आपको जब भी टेररिज्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सारे सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें मेडिएशन किया था बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये अभी वन ऑफ द आपकी सक्सेसफुल ट्रांसबाउंड्री जो आपके वाटर डिस्प्यूट है उसका सोल्यूशन निकला है ये 1960 का। आप देख सकते हैं कि 1960 के बाद आपके तीन इंपॉर्टेंट वार लड़ी गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें इंडिया ने आपकी जीत हासिल की थी। तो अभी ये जो आपका ट्रीटी है, इसको अभी हाल ही में इसको सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि हम पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग आंसर दे सके अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। तो अभी ये जो ट्रीटी है, अभी ये क्या है, जब चर्चे में है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब साइन हुआ, किन दो देश के बीच साइन हुआ, कौन लीडर थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे इंडिया से, और आयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सभी चीजें, और साइन कहाँ की गई थी, पाकिस्तान में ही साइन की गई थी। मुझे जितना तक ध्यान है कराची में मोस्ट प्रोबेबली साइन हुआ था। एक बार ये देख लीजिएगा, प्लेसेस भी पूछी जाती है, तो वो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो बाकी अभी हमने जो आपका पाकिस्तान को सीख देने के लिए वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, और इसी के साथ आप जो वीजा कर्टेलमेंट की गई है, तो ये सभी चीजें भी बाघा अटारी बॉर्डर को सील किया गया है, और जो आपका थोड़ा बहुत रिलेशन था, ट्रेड थी, उसको भी कंप्लीटली आपका सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेशन में रखा जा सके। चलिए आगे देखते हैं, और ध्यान रखिएगा कौन से रिवर किसको मिली, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो इसमें रवि, ब्यास, सतलज इंडिया को मिला, जो ईस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर में इंडस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को गया। तो अभी इसका जो वाटर है उसको हम होल्ड करके पाकिस्तान को एक लेसन दे सकते हैं, तो वही अभी किया गया है।
तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें एग्जाम में आ सकती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आपका इसमें अगेन अभी ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारे जो आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आया है, तो इसने इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। ऑलमोस्ट आपकी सेम तरह की बातें ही इसमें है, फिर भी क्या कीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि चीजें आपकी रिपीटेडली आप जब पढ़ेंगे तो चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। तो कौन से रिवर किसको मिले थे, ओके, कब साइन हुआ था, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। किसने ब्रोकर किया था बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, तो अभी इसमें और एक एग्रीमेंट के बारे में बात हो रहा है, शिमला एग्रीमेंट। तो ये जो 1971 का इंडो पाक वॉर था रिगार्डिंग ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेशन ऑफ वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो उसी के बाद 1972 में आपके पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो इसमें जो आपके एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसको इसमें इस ट्रीटी के दौरान फॉर्मलाइज किया गया था और ये कहा गया था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, कोई टेंशन रहा तो बॉर्डर का उसमें आपके नेगोशिएशन किया जाएगा, डायलॉग किया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि इस ट्रीटी के बाद से ही पाकिस्तान इस ट्रीटी का जो भी आपके प्रोविजन है उसको वायलेट करता आ रहा है। हालांकि इसको इसके सस्पेंशन के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को अभी जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये जो भी ट्रीटी है वो चाहे आपका इंडस वाटर ट्रीटी हो या शिमला एग्रीमेंट हो, ये सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट आपका इंडस वाटर ट्रीटी ही। ओके, तो इसमें अगेन देख सकते हैं ये सभी चीजें हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अगेन आपका बात करता है रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, अभी ये एक अलग आर्टिकल है। सो व्हाई क्रीमिया मैटर्स टू रशिया। तो रशिया के लिए अभी क्रीमिया मैटर क्यों करता है। तो क्रीमिया आपका यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, जिसको 2014 में एनेक्स कर लिया गया बाय व्लादिमीर पुतिन। तो ये अभी जो रशिया ने आपका क्रीमिया को एक्वायर किया या फिर एनेक्स किया अपने टेरिटोरी में, तो इसका क्या रीजन है एनेक्स करने का। तो पहला तो ये जरूरी रहता है। ओके, तो अभी थोड़े पहले हमने एक वायलेंस के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर क्वेश्चन देखा था कि रिसोर्सेज को लेके क्या है देश के अंदर, ह्यूमन के अंदर, फैमिलीज के अंदर हमें वायलेंस देखने को मिलता है। तो उसका भी एक लिंक आप इसमें देख सकते हैं। तो अभी रशिया का जो भी आपका सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि रशिया आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है मोस्ट ऑफ रशियन पार्ट, तो उसके वजह से क्या होती है आपकी जो आपका रशिया का सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन है वो लगभग 6 महीने से 7 महीने का समय में फ्रीज ही रहता है। और इसीलिए रशिया क्या है आपके अदर रीजन से, लाइक मेडिटेरेनियन रीजन, अटलांटिक रीजन, इसमें डायरेक्टली आपका कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए क्या है, अगर क्रीमिया को ले लेता है तो क्रीमिया में जो सिवास्तोपोल पोर्ट है उसके जरिए, ब्लैक सी के जरिए होके आपके जो रशिया है वो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करके बाकी फर्दर आपके डिफरेंट रीजन के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इसी के लिए क्या किया गया था, व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में आपका इस पोर्ट को या फिर जो क्रीमिया रीजन है उसको एक्वायर कर लिया था। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा और भी इसके रीजन है, जो आपका नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, आपके मिलिट्री बेस बनाने के लिए क्रीमिया जरूरी है। देन अगेन जो आपका ब्लैक सी रीजन है, उस रीजन में आपकी डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है रशिया। तो ये सभी रीजन की वजह से इसको आपका एनेक्स कर लिया गया था बाय रशिया। तो अभी इसमें क्या है, हाल ही में ये चीजें जिक्र में आई है कि जो पीस डील ब्रोकर करवाना चाह रहे हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी फेवर में है कि क्रीमिया रशिया के पास ही रहेगा, तो उसी को लेके ये न्यूज आया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आपका क्रीमिया रीजन, ओके, ब्लैक सी के आसपास के जो कंट्री है इसका एक बार मैपिंग आपको देखना जरूरी रहेगा। ओके, बाकी इसमें पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो इसका मेंस के लिहाज से पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ चांस फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोसिस्टम टू मार्क वेव।
तो हमारा जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, स्पेशली आपके इसमें एंटरटेनमेंट, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात किया गया है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी में लेवरेज पा सकते हैं, स्पेशली आपके योगा के जरिए, आयुर्वेदा, बॉलीवुड के जरिए। तो इससे क्या हो सकती है, हम अपना सॉफ्ट पावर भी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकते हैं, उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा, फिर लोगों का क्रिएटिविटी के जरिए लोगों को एम्प्लॉय करना। तो ये सभी एंगल से ये आर्टिकल मेंस में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देख सकते हैं जॉब क्रिएशन, फिर आपका इंजन ऑफ ग्रोथ के हिसाब से इसको देख सकते हैं। कल्चरल और सोसाइटल डायमेंशन से जो आपका इंक्लूसिव क्रिएटिविटी है, वुमेन लेड जो स्टार्टअप्स है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं हम ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में। बाकी इसका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी है और पॉलिसी एंड गवर्नेंस का डायमेंशन भी देखा जा सकता है। ओके, तो स्टेट अभी जो स्टार्टअप का स्कीम है उसके ज़रिए, जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसके अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करा सकते हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब के बारे में। तो के कस्तूरी रंगन साहब का हाल ही में आपका 24 अप्रैल में निधन हो गया है, तो उसी के अवसर पे ये आर्टिकल आया है। तो अभी क्या है, एग्जाम में आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में या फिर मेंस में देखा जाता है, तो उस हिसाब से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो इसरो के चेयरमैन के हिसाब से उन्होंने क्या रोल प्ले किया था उसके बारे में सभी चीज़ें मेंशन की गई है। तो पहला तो कब से वो चेयरमैन रहे थे, 1994 से लेके 2003 में। फिर आपके जो प्लानिंग कमीशन थे उसके भी मेंबर थे और मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे। और जो आपका 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनके भी वो आर्किटेक्ट रह चुके हैं। ये वही के कस्तूरी रंगन साहब है जिन्होंने आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया था और गवर्नमेंट को सबमिट की थी। तो इसीलिए क्या है, अभी आपका इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के अंडर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो किस तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन किया था इसरो में, फिर आपके साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस को डेवलप किया था, फिर व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है PSLV GSLV इनमें कैसे आपकी उन्होंने हेल्प की थी। ओके, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड बियॉन्ड जो आज हम सोच रहे हैं, तो इसमें क्या है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वैसे फिर कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलपमेंट में हो या फिर कमर्शियल स्पेस सर्विसेज में हो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में हो, इनका रोल रहा है। तो ये सभी पॉइंट में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उनका कंट्रीब्यूशन जब भी पूछा जाएगा आप ताकि लिख सके। बाकी उन्होंने आपके प्रैग्मेटिक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन कैसे की थी मेटेरोलॉजी में, फिर एक्सपैंड एग्रीकल्चरल प्लानिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में। ओके, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए हम इन चीज़ों में कैसे डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट मेटा के बारे में, कि कैसे एक मेटाक्रेसी चल रहा है। तो ये आर्टिकल क्या दर्शाता है कि जो मेटा का AI है या फिर मेटा AI है, इसको जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, तो किस तरह से ये जो भी आपके डिफरेंट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है मेटा का, उसको ट्रेन करने के लिए आपके जो इंफॉर्मेशन है वो, जैसे अभी इंडिया के जो भी आपके वेदा है या फिर जो भी इपिक है या फिर जो भी आपके क्रिएटिव लिटरेचर है, उससे कैसे वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग टू द क्रिएटर्स। तो उससे क्या हो रहा है, जो क्रिएटर है उनका जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो वॉयलेट हो रहा है, और कैसे ये आपका डिग्रेड कर रहा है जो आपके आर्टिस्ट है उनके नॉलेज को, और उनका जो ड्यू शेयर है वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि जो आपका फेयरनेस है वो रहना चाहिए, जो ऑथर है उनका जो इनोवेशन है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आज के टेक्नोलॉजी के समय पे कैसे लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर, आर्ट के ऊपर हिट किया जा रहा है बाय टेक्नोलॉजी, और कैसे आपके एक टेक्नोलॉजी में कैसे फ्यूडलिज्म आ रहा है कि चंद आपके जो बिलियनियर्स है
टेक बिलियनर्स वो कैसे आपके चीज़ों को हाईजैक कर रहे हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी को आपके आर्ट, फिर आपके जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है उसको लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली मेंस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लिविंग अप टू बांडुंग। तो अभी बांडुंग क्या है, बांडुंग एक कॉन्फ्रेंस, बांडुंग इंडोनेशिया का एक जगह है जहां पे आपकी 1955 में जो अफ्रो एशियन कंट्री है उनका समिट हुआ था, ताकि वो जो कोल्ड वार चल रहा था उस समय पे 1955 के समय पे जो 1991 तक लास्ट किया था, तो उसके उस समय जो आपकी एक डिवाइसिव ग्लोबल ऑर्डर था उसके अगेंस्ट आपके बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है एशिया अफ्रीका के, वो खड़े हुए थे। और आपके इसके बाद क्या है, कंटिन्यूसली उन्होंने ये स्ट्राइक किया था फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ताकि कोई दबाव में ना आए और अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले और अपना देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंश्योर करे। तो उसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस का ही ऑफशूट क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो 1991 में आया, जो ग्लोबल साउथ को इंटीग्रेट करता है। तो ग्लोबल साउथ अभी का नया टर्म है, उस समय थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। तो अभी जो नाम है उसमें आपके लीडर्स लाइक नेहरू, अब्दुल कमाल नासिर, सुकार्नो, फिर जोसेफ ब्रोस टीटो, फिर क्वामे एनक्रुमा, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी, टू रेज वॉइस अगेंस्ट एंटी कॉलोनियलिज्म, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं जो ग्लोबल साउथ की नेशन है उसमें आप इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, फिर ब्राज़ील हो, चाइना हो, ये उभर के आ रही है। तो ये ग्लोबल साउथ की जो नेशन है वो क्या कर सकती है, जो ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस आज के समय पे देखे जा रहे हैं, वो चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट हो, तो इन सभी के अगेंस्ट, या फिर टेररिज्म हो, इन सभी के अगेंस्ट फाइट कर सकता है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो बांडुंग में जो स्पिरिट थी कोऑपरेशन की, उसको फिर से लाना जरूरी है अमंग द ग्लोबल साउथ नेशन, ताकि ग्लोबल नॉर्थ को काउंटर कर सके। उनका जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है और जो ब्लेम का टेंडेंसी है फॉर आपके पोल्यूशन, तो ये सभी चीजों को हम काउंटर कर सके। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके आईआर के पर्सपेक्टिव से। और सभी ये जो भी आपके नाम 1961, ये यूएनसीटीएडी, ये सभी चीजें, फिर ब्रिक्स, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ओवरऑल ग्लोबल साउथ को लेके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे कोऑपरेशन इंश्योर कर सकते हैं और आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो ग्लोबल चैलेंजेस है, टेररिज्म का हो या फिर क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो, इनको हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीबॉर्न बट एथिकली टॉर्न। तो अभी रीबॉर्न एथिकली टॉर्न, ये कौन सा आर्टिकल है, जो आपके डायर उल्फ को डी एक्सटिंक्शन का दावा किया गया था बाय कोलोसल बायोसाइंस ऑफ यूएसए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का मदद से डायर उल्फ को डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। जो डायर उल्फ आपके क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई थी हजारों साल पहले, जो आइस एज में था। तो अभी इसमें यही चीजें मेंशन की गई है कि ठीक है, ये आपका जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है ये काफी अच्छा है, लेकिन इससे अभी क्या है, आपका जो कंजर्वेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमें आपके डीएनए या फिर ऐसे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उसको रिवाइव करने के बजाय, उसमें एनर्जी डालने के बजाय, जो आपके अभी जो एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो इन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपका रिसोर्स है, वो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो या फिर टेक्निकल रिसोर्स हो, उनको हमें चैनलाइज करना है टुवर्ड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी, जो आपके डेंजर में है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट K2-18b, जो आपका प्लैनेट है उसके बारे में। तो जो एक एक्सो प्लैनेट है, तो हाल ही में जो आपका नई खोज की गई है कि इसमें आपके लाइफ शायद एक समय पे हुआ करता था। तो ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये सभी चीजें आपके हाईलाइट पे आई है।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या उसमें जो भी आपके बायो सिग्नेचर गैसेस पाए गए हैं, क्या वो सही में कोई आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पास्ट में हुआ करता था उसको दर्शाता है, क्या ये फॉल्स पॉजिटिव है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इतना हमें टेक्निकल डिटेल्स में इसके नहीं जाना है, बस यही सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको किसने डेवलप किया, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। देन आपका K2-18b क्या प्लैनेट है, ओके ये विद इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी है या फिर एक्सो प्लैनेट है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती। और हाल ही में इसमें क्या कौन सी आपकी बायोसिग्नेचर गैस को पाया गया है, तो ये DMS डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ये एक दो चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती है, तो उस हिसाब से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।